कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मनुरंगिरा लोमसः पोलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। अब हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे ग्रहों से। ग्रह शब्द जो बनता है, सबसे पहले ग्रह शब्द का अर्थ हम जान लेंगे कि ग्रहणाति फलदातृत्वेन जीवान इति ग्रह। जो जीवों को, चराचर जीव जो भी हैं, आप जब ग्रह विज्ञान को देखेंगे, ग्रहों की सृष्टि प्रक्रिया को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि संपूर्ण जगत में केवल और केवल ग्रहों से ही सब कुछ उद्यत हुआ है, ग्रहों से ही यह सृष्टि का निर्माण हुआ है और ग्रहों के द्वारा ही ये सभी प्रकार के शुभाशुभ फल जो है वो प्राप्त होते हैं। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहेस्तु व्यापितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। जो चराचर तीनों लोकों में कुछ दिखाई देता है वह सब ग्रहों के अधीन है, क्योंकि ग्रहों के बिना, ग्रहों की रश्मियों के कारणभूत बिना इस सृष्टि में कहीं भी कुछ भी संभव नहीं है। तो ग्रहों की संख्या जो है ज्योतिष शास्त्र में आप देखिए, यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति के आचाराध्याय का 291 नंबर का श्लोक है। सूर्य सोमो मही पुत्र सोम पुत्रो बृहस्पति शुक्र शनैश्चरै राहु केतवश्च ग्रहस्मृतः। तो स्पष्ट है कि ज्योतिष शास्त्र में बिना किसी भेदभाव के नवग्रह माने गए हैं और उन नवग्रहों में जो ग्रहों का प्रकार है, उन प्रकारों में तीन तरह के हमारे यहाँ ग्रह बतलाए गए हैं। सबसे पहले सूर्य और चंद्र, इनको हम प्रकाश ग्रह जब कहते हैं। उसके बाद से भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये तारा ग्रह हैं, पंचतारा ग्रह जिनको हम कहते हैं। और राहु केतु जो तीसरे प्रकार के ग्रह होते हैं, इनको हम छाया ग्रह कहते हैं। यही तीन प्रकार के ग्रह हमारे यहाँ निर्धारित हैं। ग्रहों के कुछ पर्याय नाम है, चूंकि जो मैं अपनी बात को रखूंगा तो आगे आपको कुछ ग्रहों के पर्याय नाम से जब आप संज्ञान मिलेंगे तो उन श्लोकों की, उन बातों को भी आप समझ पाएंगे। तो ग्रहों के कुछ पर्याय नाम शास्त्रों में प्राप्त होते हैं, उनको हम देखेंगे। उन पर्यायों में देखिए यहाँ पर हेली ही सूर्य तपन दिनकृत भानु पूषा अरुण अर्का। सूर्य के जो नाम होते हैं उनमें हेली, सूर्य, तपन, दिनकृत, भानु, पूषण, अरुण और अर्क, ये सब सूर्य के नाम हैं। चंद्रमा के जो नाम है वो शीतद्युति, उडुपति, ग्लौम, मृग, मृगांक, इंदु और चंद्र, ये चंद्रमा के नाम है। मंगल के लिए कह रहे कि आरो, वक्र, क्षितिज, रुधिर, अंगारक और क्रूर नेत्र, ये सब मंगल के नाम है। चूंकि ये जो पर्याय नाम आपको बताए जा रहे हैं, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के स्वरूप इन ग्रहों पर भी प्रभावित होते हैं और इन्हीं के अनुसार जातकों का स्वरूप भी प्रभावित होता है। जब हम जन्म पत्रिका इत्यादि देख करके निर्धारण करते हैं कि कौन से ग्रह की बलीयता किस जातक के अंतर्गत है, उस जातक के जन्म पत्रिका में कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा निर्बल है, किस ग्रह की अधिक स्वरूप, अधिक संरचना उस जातक के अंदर दिखाई देगी, तब इन सब बातों की आवश्यकता हमें जान पड़ेगी, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। बुध का नाम यहाँ पर सौम्य, तारातनय, बुध, विदबोधन और विदबोधन और इंदुपुत्र, ये सब बुध के नाम है। बृहस्पति के लिए मंत्री, वाचस्पति, गुरु, सुराचार्य, देवेज्य और जी, ये सब गुरु के नाम है। शुक्र के नाम जो है, शुक्र, काव्य, शीत, भृगु, सुत, सुजित और दानवेज, ये शुक्र के नाम है। इसी तरह से शनि के नाम जो है छाया, सोनू, तरणी तनय, कोष, शनि, अर्की और मन, ये सब शनि के नाम है। राहु के लिए कहा कि सर्प, असुरफणी, तम और सैंगिकेय, ये राहु के नाम है। ध्वज, शिखी, ये सब केतु के नाम है। इन ग्रहों के ये पर्याय नाम होते हैं। अब सबसे जो प्रधान विषय ग्रहों की राशियों का विभाजन है, हम कई बार रटते रहते हैं कि कौन से ग्रह की कौन सी राशि है,
तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सुंदर आरेख के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है। बीच में जो सेंटर है, गोला है, वहां पर ऊपर में सूर्य और चंद्र लिखा हुआ है। सूर्य और चंद्र, जहां पर सूर्य लिखा है उसके सामने आप सिंह के जगह पे 5 लिख सकते हैं और चंद्र के जगह पर, कर्क के जगह पर 4 लिख सकते हैं। 5 के नीचे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ये अंक लिख देंगे। तो इससे इन ग्रहों की राशियों का आपके जीवन में स्वामी कभी याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल 12 तक अंक लिखना है। उन अंकों से हम ज्ञात करते हैं कि मेष का अंक 1 है, 2 से वृषभ, 3 से मिथुन, 4 से कर्क, 5 से सिंह, 6 से कन्या, 7 से तुला, 8 से वृश्चिक, 9 से धनु, 10 से मकर, 11 से कुंभ और 12 से मीन। इन बातों को हम इस चक्र के माध्यम से खूब आसानी से समझ सकते हैं। अब समझिए यहाँ पर कि सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक राशि प्राप्त है, बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियां प्राप्त है। यहाँ पर इसका कारण क्या है कि इनको एक एक ही राशि मिली, बाकी सभी को दो दो राशियां मिली हुई है। तो इस पर जब हम विचार करेंगे तब हम देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा राजा हैं और राजा के ठीक नीचे बुध है, बुध के नीचे शुक्र है, शुक्र के नीचे मंगल है, मंगल के नीचे गुरु और गुरु के नीचे शनि। आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में, एस्ट्रोनॉमी में, खगोल शास्त्र में जब हम चर्चा करते हैं ग्रहों की, तो इस पृथ्वी के ऊपर जस्ट चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर बुध है, बुध के ऊपर शुक्र है, शुक्र के ऊपर सूर्य है और सूर्य के ऊपर मंगल है, मंगल के ऊपर गुरु है और गुरु के ऊपर शनि है। यही 12 राशियों के बंटवारा का एक रहस्य है कि इन खगोलीय स्थिति, आकाश मंडल में इनकी खगोलीय स्थिति जिस क्रम से यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आकाश मंडल में इनकी खगोलीय स्थिति होती है और इसीलिए इन सभी को दो दो राशियां प्रदान की गई है और सूर्य चंद्रमा को एक एक राशियां प्रदान की गई है, क्योंकि ये दोनों राजा और रानी है। बुध जो है उनका राजकुमार है। जब राजा रानी कहीं बैठे थे तो वहां पर बुध आता है, उनका राजकुमार आता है कि भाई मुझे भी कुछ चाहिए। तो सूर्य अपने से आगे वाली एक राशि और चंद्रमा अपने से पीछे वाली एक राशि इनको प्रदान करते हैं। इस तरह से इनकी मिथुन और कन्या 2 राशियां होती है। शुक्र जो है वो सचिव है, मंगल जो है वो सेनापति है, बृहस्पति जो है उनके गुरु जी हैं और शनि जो है नौकर है, प्रेष्य है। तो इसीलिए शनि सबसे दूर रहता है और सेनापति और सचिव इत्यादि उनके पास ही रहते हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इनका विभाजन किस तरह से किया गया है और इन पर हम आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे इन बातों को लेकर। अभी केवल परिचयात्मक बात हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रहों के रंग, आकाश मंडल में ग्रहों का क्या रंग है, तो उस पर कहा कि भानु श्यामल लोहित द्युति तनु, लोहित द्युति तनु, तनु कहते हैं शरीर को और श्यामल कहते हैं सांवले को और लोहित कहते हैं खून को। तो मने रक्त जो मेहरून कलर एक हम कह सकते हैं भगवान सूर्य का कलर है। सीतांगो युवा, चंद्र का सफेद मने गोरा रंग है और वो युवा है। दुर्वा श्यामल, यहाँ पर युवा कहने से ये इनका बोध होता है। और दुर्वा श्यामल कांति इंदु तने, दुर्वा के समान सांवला कलर जो है वो इंदु तने बुध का है। और समरक्त गौरह कुजह, गोरा कलर लेकिन एकदम लालिमा से उभार हुआ हुआ मंगल का कलर है। मंत्री गौर कलेवर, और जो इनके बृहस्पति हैं उनका गोरा कलर है। और शीत तनु, सीता शुक्रो, शुक्र का कलर जो है वह गोरा है, सफेद है। और असितांग शनि, और शनि का कलर जो है वो काला है। केतुर विचित्र द्युति, और केतु का चित्र विचित्र कलर है। यहाँ पर आप इस श्लोक को देख सकते हैं। काल पुरुष के अंग विभाग की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जातक पारिजात के 2 अध्याय के पहले श्लोक में ये बात कही गई है कि कालस्यात्मा भास्कर चित्तमिन्दु सत्वं भौमः स्याद् वचश्चंद्र सूनुः देवाचार्य सौख्य विज्ञान सारः कामः शुक्रो दुख मेवार्क सूनुः। इसी बात को आचार्य वराह मिहिर अपने ग्रंथ में लघु जातक में और बृहद जातक में भी कहते हैं। वो वहां पर इन पर आत्मा रवि, आत्मा जो है वो सूर्य है और चंद्रमा जो है वो मन है। इस प्रकार से बात वहां पर कही गई है। तो इसको काल पुरुष को अगर मान लीजिए ज्योतिष शास्त्र में
सभी जगह में आप देखिए वास्तु पढ़ने जाएंगे तो वहां वास्तु पुरुष मिलेंगे, और ज्योतिष शास्त्र पढ़ने जाएंगे तो यहाँ काल पुरुष मिलेंगे। तो उनके हिसाब से काल पुरुष की जो आत्मा है वो सूर्य है, और इंदु जो है चंद्रमा है वो मन है। इसी को वेदों में कहा है कि सूर्य आत्मा जगतः तस्थु खश्च, सूर्य जो है संपूर्ण जगत की आत्मा है। और चंद्रमा के लिए वेदों में ही ऋग्वेद में बात आती है कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। तो ये ज्योतिष शास्त्र की जो परिकल्पनाएं हैं, जो बातें हैं, ये वेदों से ही ली गई हैं, और वेदों का ही एक अंग है ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम नेत्र के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर सत्वम भौमः, और जो मंगल है वो काल पुरुष का बल है। सियाद वचस चंद्र सूनु, और बुध जो है वो वाणी है। देवाचार्य सौख्य विज्ञान सारह, और बृहस्पति जो है सुख और विज्ञान का कारक है। और कामः शुक्रो, शुक्र जो है उसका काम है, शरीर का काम है। और दुखम एवं अर्क सूनु, दुख जो है वो सूर्य का बेटा शनि है। थोड़ा सा इस पर आप ध्यान लगाते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पर मूल मूल श्लोकों को ही उद्धृत इसीलिए किया हूं ताकि ज्योतिष शास्त्र को जो जानने वाले जिज्ञासु हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, मूल श्लोकों से हम जुड़े रहें और अपनी मूल परंपरा को जानते रहें, क्योंकि इन्हीं को जानते रहेंगे तो हमें काफी आसानी होगी। कई बार लोग आपसे सवाल करते हैं जब आप ज्योतिष पढ़ने उद्यत होते हैं कि भाई सूर्य का बेटा यदि शनि है तो वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों है। तो किसी की भी दुश्मनी जानने के लिए, किसी का भी स्वरूप जानने के लिए हमें उसके साथ रहना पड़ेगा। कुछ दिन आप उसके साथ रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो उसका दुश्मन है तो क्यों है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य यदि आत्मा है तो शनि जो है वो उसका दुख है। सूर्य यदि राजा है तो चंद्रमा नौकर है। उसके ठीक विपरीत सारी चीजें लेकर के, सूर्य प्रकाश है तो ये अंधकार है। सूर्य जो है पूर्व दिशा का स्वामी है तो शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है। इसीलिए पिता पुत्र में ये मतभेद होने के कारण ही यहाँ पर स्वभावगत उनको शत्रु बताया गया है। ये अंग विभाग की परिकल्पना जो है आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। ये ग्रह जो है जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में यदि सूर्य बलवान है तो उसका आत्मबल बलवान होगा। यदि सूर्य बलवान नहीं है तो उसका विल पावर स्ट्रांग नहीं हो सकता है। अगर मंगल बलवान नहीं है तो वो शरीर से बलवान नहीं हो सकता, कमजोर ही होगा। वाणी विकार वाले ज्यादातर जातकों को आप देखेंगे उनका बुध खराब होगा। तो क्योंकि ये मैं सामान्य रूप से अभी परिचर्चा कर रहा हूं आपको, इनके प्रायोगिक रूप पर हम और बात करेंगे। यहाँ पर ग्रहों का स्वरूप क्या है तो दिवाकर ज्ञो विहगव स्वरूप। दिवाकर जो है और ज्ञो माने बुध, सूर्य और बुध जो है, विहग कहते हैं पक्षी को, तो ये पक्षी के स्वरूप में है। और सरीसृपाकार युता शशांक, सरीसृप के आकार में जो होता है वो चंद्रमा होता है। और पुरंदराचार्य सितौ द्विपादौ, दो पाद दो पैर वाले जो है पुरंदराचार्य मने बृहस्पति, और सित मने शुक्र। चतुष्पदौ, और चार पैर वाले भानुसुत और क्षमाजौ। भानुसुत कहते हैं शनैश्चर को, और क्षमाजौ कहते हैं मंगल को। तो ये दोनों चतुष्पद वाले हैं, चार पैरों वाले हैं। ये इनकी इसी प्रकार से गति भी आप देखेंगे तो ये कितने स्पीड में चलते हैं। इन ग्रहों के राशि अंश कला विकला भोगने में जो लगने वाला समय है वो किस प्रकार से निर्धारित होता है, यहाँ पर आप समझ पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर ग्रहों के उपग्रहों की बात होती है। उपग्रहों का भी बड़ा महत्व है। बृहद पराशर होरा शास्त्र हो अथवा जातक पारिजात हो, सभी जगह इन ग्रहों के उपग्रहों की बात हुई है। जिस प्रकार से ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए आप रत्न माणिक्य इत्यादि धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनके उपग्रहों को भी समझना आपको ज्योतिष ज्ञान को और प्रबल बनाता है। सूर्य का उपग्रह काल होता है, चंद्रमा का परिधि, और मंगल का धूम, बुध का अर्धयाम, गुरु का यम कंटक, शुक्र का कोदंड, शनि का गुलिक, राहु का पात और केतु का उपकेतु, ये उपग्रह होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ग्रहों के राजादि विभाग बतलाए गए हैं। यहाँ पर जो श्लोक उद्धृत है जातक पारिजात का ही है। दिनेश चंद्रौ राजानौ सचिवौ जीव भार्गवौ कुमारो वित कुजो नेता प्रेष्यस तपन नंदन। इसी बात को आचार्य वराहमिहिर आत्मा रवि ससधरश्च बुध राजा रवि ससधरश्च बुध कुमार सेनापति क्षितिसुतः सचिवौ सितेज्यौ
भृत्यस्तथा तरणिजः इत्यादि बात वहां पर करते हैं। तो दिनेश और चंद्र, दिन का ईश सूर्य और चंद्र, ये दोनों जो है राजा हैं। सचिव जो है वो बृहस्पति और शुक्र है। जीव कहते हैं बृहस्पति को और भार्गव कहते हैं शुक्र को। तो बृहस्पति और शुक्र जो है वो सचिव है, और कुमार जो है बुध जो है वो वित्त है, और राजकुमार है बुध, और कुजो नेता, मंगल जो है वो नेता है। प्रेष्य तपन नंदन, और प्रेष्य कहते हैं दास को, नौकर को, वो जो है वो शनि है, तपन का नंदन, तपन का बेटा, तपन बने सूर्य। अब कह रहे हैं कि ग्रहों की संचार भूमि। अच्छा, इन सब का प्रयोजन भी कुछ ना कुछ इनके साथ छिपा हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पर प्रयोजन के लिए हम इस श्लोक को देखेंगे कि कहा कि जलाशय चंद्र सूरा अरविंद्यौ बुधालय ग्राम चरौ गुरुज्ञौ पूजा ही मंद ध्वजवासरेशा भवंति शैलाट विसरंचरंताम। कहा कि जलाशय चंद्र सूरा अरविंद्यौ, कहा कि चंद्र और देवताओं के द्वारा पूजित बृहस्पति, ये इनका वास कहाँ है? जलाशय है। बुधालय ग्राम चरौ गुरुज्ञौ, और यहाँ पर चंद्र सुरा जो लिखा है ये असुर विंध्यौ है, ये जलाशय शुक्र और चंद्रमा का है। और बुधालय कहते हैं जहां पर विद्वान लोग बैठते हैं, जहां पर कुछ सभा संगोष्ठियां होती हैं और कुछ चर्चा प्रचर्चा पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आज के जमाने में आप कह लीजिए, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल है, उनका जो स्थान होता है वो गुरु का और बुध का होता है। पूजा ही मंद ध्वजवा सरेसा, और कुज मने मंगल, और अहि मने राहु, और मंद और ध्वज, मंद मने शनि और ध्वज मने केतु, ये जो है शैलाट विसंचरंता, ये शैल बने पर्वतों में अटन करने वाले ग्रह बतलाए गए हैं। तो अब इनका प्रयोजन क्या होता है भाई? ये सब बातें क्यों बता रहे हैं आचार्य? तो मान लीजिए प्रश्न विद्या आप पढ़ते हैं, प्रश्न कुंडली में कोई आ गया कि भाई मेरा कोई सामान खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां पर हम देखेंगे कि अगर प्रश्न कुंडली के समय में उस चोर का कारक ग्रह जलाशय वाला है, चंद्र और शुक्र है, तो आप निश्चित रूप से उसको कह सकते हैं कि ये जो है ये स्वरूप, ये निश्चित रूप से आपका सामान जो है वो कहीं ना कहीं किसी जलाशय के किनारे गया हुआ है। कोई आपसे आजीविका से संबंधित प्रश्न पूछ ले कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ नौकरी करूं, कहाँ ऐसा कोई काम करूं जहां मेरा भाग्योदय हो जाए, तो भाग्योदय के लिए आप उसको कहेंगे कि भाई आप किसी नदी के किनारे वाले शहर में चले जाइए, समुद्र के किनारे वाले शहर में चले जाइए, जहां पर जलाशयों का शहर है वहां पर चले जाइए, तो आपका भाग्योदय तुरंत हो जाएगा। गुरु और बुध किसी का बलवान है, तो आप स्कूल है, एजुकेशन लाइन है, संगोष्ठियां हैं, सभाएं हैं, वाचाल प्रवृत्ति, अधिवक्ता, कोर्ट, कचहरी, कुछ ज्ञानी लोग जहां पर रहते हैं, इन सब बातों को लेकर के आप एक दूसरे से कोरिलेट करके इनकी प्रयोजन यही है कि आप इनके जीवन में कहाँ उपयोगिता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ग्रहों की आयु की बात की गई है। ग्रहों की एक्चुअल में आयु कैसी है, अथवा वो कितने उम्र के दिखते हैं। तो कहा कि बालो धराज, मंगल जो है वो बाल है। अच्छा, आप देखिए कि ग्रहों में, अभी मैंने बताया कि ग्रहों में सेनापति मंगल है, तो सेनापति मंगल क्यों है? किसी और ग्रह को सेनापति क्यों नहीं बना दिया? मंगल को ही सेनापति क्यों बनाया गया? क्योंकि बालक जो होता है, आपने कभी छोटे बालकों को देखा हो तो आप बार बार डांटते रहिए कि भैया गिर जाओगे, खेल रहे हो मत जाओ, गिर जाओगे। वो कम से कम 10 बार गिरेगा, 20 बार गिरेगा, लेकिन गिरने के बाद भी हाथ पैर झाड़ के तुरंत खड़ा हो जाएगा और फिर खेलने लग जाएगा। उसको गिरने से कोई परेशानी नहीं है। सेनापति का जो काम है, सेनापति का मनोबल हमेशा बलवान होना चाहिए। अगर सेनापति का मनोबल ही टूट गया तो दूसरे देश के राजा उस पर तुरंत कब्जा करने में टाइम नहीं लगाएंगे। इसीलिए बाल जो है वो मंगल है, और मंगल इसीलिए सेनापति है, क्योंकि बच्चे बार बार गिरते हैं, बार बार खड़े होते हैं, बार बार दौड़ते हैं, उनको थकान नहीं लगती है, और सेनापति थका हुआ नहीं चाहिए। फिर कहा शशिज कुमार, कुमार, शशिज जो है ये चंद्रमा का बेटा बुध, वह कुमार, वो कुमार है।
तो इसीलिए देखिए कि जितने भी पढ़ाई से संबंधित बातें हैं, ये जो करता है, तो एक्चुअल में जो ये कार्य करता है, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित और इन चीजों को लेकर के ये कार्य करता है। तो इनमें क्या होता है कि मान लीजिए कि बुद्ध जो है वो अगर युवा नहीं रहेगा, कुमार अवस्था में नहीं रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई, वाचाल पद्धति, बोलना करना, ये सब बुद्ध के अंदर की कलाएं हैं। तो इसीलिए बुद्ध कैसा चाहिए? युवा चाहिए, कुमार चाहिए। और त्रिमसद बृहस्पति जो है 30 साल का है। 30 साल का बृहस्पति इसलिए होता है क्योंकि बृहस्पति जो है अगर 30 साल का है तो इसके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी, प्रौढ़ता आ जाएगी, और फिर उसकी बात हर कोई सुनेगा। बालक की बात और कुमार की बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन 30 साल का वयस्क व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है तो उसको आधार माना जाएगा और उसको सब लोग सुनेंगे। और इसीलिए उसको ये कहा गया कि 30 साल का दिखता है बृहस्पति। षोडश वत्सरासितः, शुक्र जो है आप हम सभी जानते हैं ज्योतिष में कि सौंदर्य का और सुंदरता का, सजावट का, साज सज्जा का, ग्लैमर का, चमकती दमकती दुनिया का कारक जो है वो शुक्र है। तो ये चमकती दमकती दुनिया और ग्लैमर और साज सज्जा, बढ़िया बढ़िया ये अपने को श्रृंगार इत्यादि करना, यह सब शुक्र के अधीन है। तो वो 16 वर्ष की अवस्था ही, आप 16 वर्ष की अवस्थाओं के बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिकल कर चुके होंगे जीवन में। तो ये उसी लिए कारण है कि शुक्र जो है 16 साल का है और इसीलिए वो यहाँ पर बलवान होता है, उसकी उम्र इतनी दिखती है। 50 को, अब राजा जो होगा वो राजा भी एकदम कम उम्र का नहीं बनाया जा सकता, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए अर्क जो है वो राजा 50 साल का है और वह बिल्कुल एक अनुशासन पद्धति से, बुजुर्ग जो होते हैं, जो उम्र दराज होते हैं, उनके पास अनुशासन पद्धति उन्हीं से सीखी जा सकती है। और विधुरब्ध सप्तति, चंद्रमा जो है वो 70 साल का दिखता है, इसीलिए उसकी दाढ़ी बाल पके हुए हैं, सफेद है, और कफ प्रवृत्ति, हमेशा उसके शरीर से कफ निकलता है। आप देखिए अभी ठंडी का मौसम है, हर किसी को कफ पकड़ा हुआ है, ये सब चंद्रमा के कारण, ऋतु परिवर्तन और ये सब बातें जो हम कहते हैं। और शताब्द संख्या शनि राहु केतु, 100 साल की अवस्था जो है शनि राहु केतु की है। और इसीलिए जितने रोग हैं, दुख हैं, इसीलिए अभी कालात्मा दिन किरण मनस्तु हिमगु जो पढ़ाया है, वो शनि जो है वो अगर दुख का कारक है तो क्यों है, रोग का कारक है तो क्यों है, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो 100 वर्ष की है। और 100 वर्ष का व्यक्ति ज्यादातर दुख, रोग, कफ, इन सब चीजों से पीड़ित रहता है। और इन तीनों के कारण शनि राहु केतु है। जितने भी ज्योतिष शास्त्र में अशुभ दोषों का निर्माण होता है उनके मूल में शनि राहु केतु इत्यादि होते हैं। एक बहुत ज्यादा योग दोष दिखाई देता है समाज में आजकल, कुछ भी हो तो बोले इसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। कुछ विद्वान कहते हैं काल सर्प होता ही नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र में सर्प दोष की जो बात आई है वराहमिहिर के समय से आई है, वहां पर काल सर्प नाम तो नहीं है। लेकिन आप जब इस पर थोड़ा सा अपना चिंतन बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि राहु जो है उसका अधिदेवता जो है वो काल है और उसका प्रत्यधि देवता सर्प है। जातक पारिजात जिस ग्रंथ का यह श्लोक उद्धृत किया है मैंने, वहीं के आसपास जो है ग्रहों के अधि और प्रत्यधि देवताओं की बात की गई है। तो अधि प्रत्यधि देवताओं के लिए कहा गया कि भाई यदि ग्रहों की आप पूजा नहीं कर पाते हैं ग्रह शांति के लिए, उनके अधि और प्रत्यधि को प्रसन्न कीजिए। तो अधि और प्रत्यधि से निर्मित होने वाला फल जो है आपको शुभता में परिणत कर देगा। तो राहु की पूजा ना करके, क्योंकि राहु जो है अनिष्ट कारक ग्रह है, और राहु अगर मान लीजिए भाई किसी की जन्म पत्रिका देखी और हम स्पष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए कि हाँ बिल्कुल इसको एक्सीडेंट हुआ इस टाइम में और इसका कारक ग्रह ये है इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, तो जब सब कुछ हम जान गए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, राहु की पूजा करेंगे। तो राहु और बलवान होगा तो और हाथ पैर तोड़वाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया कि राहु के अधिदेवता काल और प्रत्यधि देवता सर्प, इन दोनों की पूजा करने का एक विधान बनाया गया जिसका नाम दे दिया गया काल सर्प। और काल सर्प ये जो कुंडली का दोष है
वो उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन राहु की शांति के लिए जरूर काल और सर्प की पूजा होती है, और वो कहीं से गलत नहीं है, मिथ्या नहीं है। शास्त्र कहीं से गलत नहीं है। शास्त्र को बताने वाले हम और आप जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र की अपनी मर्यादा है। शास्त्र कहीं से भी कभी भी गलत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर ग्रहों की कुछ अवस्थाओं की बात करते हैं। ग्रहों की 10 तरह की अवस्थाएं होती है कुंडली में। दीप्त, प्रमुदित, स्वस्थ, शांत, शक्त, प्रपीडित, तीन खलस्तु विकलो, भीतो अवस्था दशक क्रमात्। यहाँ पर देखिए, दीप्त, प्रमुदित, स्वस्थ, शांत, शक्त, प्रपीड़ित, दीन और खल, विकल, भीत, ये अवस्थाएं जो है 10 प्रकार की होती है। इन 10 अवस्थाओं का चर्चा किस प्रकार से ये होते हैं और इसका क्या मतलब होता है, इसमें तो नाम से ही आपको ज्यादातर पता चल जाएगा कि दीप्त का मतलब अच्छा होता है, प्रमुदित का मतलब अच्छा होता है, स्वस्थ का मतलब अच्छा होता है, शांत का मतलब अच्छा होता है, प्रपीड़ित, दीन, खल, विकल, भीत, ये सब अच्छे नाम नहीं है। तो इसका स्वरूप भी वैसा ही, जातक की कुंडली में जिस प्रकार से भी ये बैठेंगे वैसा फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर ग्रहों के शुभ अशुभ की विचार की गई है कि शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं। तो ज्यादातर जब इनके ग्रहों के स्वभाव को आप पढ़े हैं अभी तक, तो मुझे लगता नहीं कि आपको अलग से बताना पड़े कि भाई इसमें शुभ कौन है और अशुभ कौन है, क्योंकि उनका स्वभाव जब आप जान जाएंगे तो उनके स्वरूप और स्वभाव को जानने के बाद आप निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि भाई शुभ ग्रह कौन सा है और अशुभ ग्रह कौन सा है। तो कहा कि सुबाहा शशिज्ञा मरवंद्य भार्गवा। शशि, ज्ञ मने बुध, और अमर वंद्य, अमर वंद्य कहते हैं, अमर कहते हैं देवताओं को, वंद्य कहते हैं पूजन को, वंदित करने को और वंदना करने को, और भार्गव मने शुक्र। तो चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये जो है शुभ है। क्षीण इंदु और कमजोर चंद्रमा, क्षीण इंदु, मंद, रवि, राहु, शिखी और क्षमाज, क्षमा जाहा, क्षमाज कह, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, और उससे द्वारा जनित मंगल, ये सब जो है पापास्तु, ये सब पाप है, पाप ग्रह है। अब कह रहे हैं कि पाप युत चंद्र सुतश्च पाप, और वह बुध जो है यदि पाप ग्रह के साथ युत हो जाएगा तो वो भी पापी ही कहलाएगा, वो शुभ ग्रह नहीं कहलाएगा। अब कह रहे हैं कि तेसाम अतीव शुभदो, और इनमें सबसे ज्यादा शुभदायी कौन सा है, तो कहा कि गुरुदान वेच्यो, बृहस्पति और शुक्र जो है अति शुभदायी है। और क्रूर, इनमें अति क्रूर कौन से हैं, तो दिवाकर सुत क्षितिजो भवेताम। दिवाकर सुत मने सूर्य का बेटा शनि, और क्षितिज मने मंगल, ये अति क्रूर है। अब यहाँ पर ग्रहों की अवस्थाएं जो मैंने 10 प्रकार की अवस्थाएं बताई, उन अवस्थाओं को निर्माण कैसे होता है आप देख करके कैसे पता लगा पाएंगे कि भाई कौन सा ग्रह कौन सी अवस्था में गया हुआ है। तो उस पर थोड़ा सा देख लीजिए। कहा कि स्वच्छ त्रिकोणोपगत प्रदीप्त, ग्रह अपनी उच्च राशि में गया हो या अपने त्रिकोण में गया हो, माने मूल त्रिकोण राशि में गया हो, तो प्रदीप्त कहलाएगा। स्वस्थ स्वगेहे, अपने, गेह कहते हैं घर को, और स्व मने अपना, तो अपनी राशि में गया हुआ ग्रह जो है वो स्वस्थ कहलाएगा। और मुदित सुहृद, अपने मित्र के घर में गया हो तो सुहृद, माने मित्र के घर में गया हो तो मुदित। अच्छा, आप इन सब चीजों को ग्रहों से छोड़ करके अपने जीवन को आप देखिए। आपको सबसे ज्यादा जो जगह पसंद हो, जो सबसे जीवन में आपको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ जगह हो, वहां पर आप चले जाएं तो आप वहां पर जाके प्रदीप्त हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आपके अंदर तेज आ जाएगा। आप अपने घर में रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का मतलब कि दूसरे घर में जाने के बाद आदमी इतना सहज नहीं हो पाता है। वहां पर जाएगा तो उठने में भी 10 बार सोचेगा कि उठूं कि ना उठूं, कुछ बात करनी है तो भी 10 बार सोचेगा। अपने घर में रहेगा तो फोन लगा के कभी भी हाय हेलो करना शुरू कर देगा। मित्र के घर में रहेगा तो मुदिता, प्रसन्न रहेगा। शांतस्तु, और शांत रहेगा किसके यहाँ, सौम्य ग्रह वर्ग यात, शुभग्रह के घर जाने से, माने अच्छे लोगों के घर जाने से क्या हो जाएगा, शांत रहेगा। सक्तो अति शुद्ध, और सक्त जो होगा वो अति शुद्ध, बहुत ज्यादा शुद्ध रहेगा। कब, जब स्फुटर अस्मि जाल, रश्मि कहते हैं किरणों को, जाल कहते हैं जाल को, और स्फुट कहते हैं स्पष्ट को। वो स्पष्ट
अपनी किरणों से युक्त होगा तो वो सक्त रहेगा। माने यहां तक की अवस्थाएं जो है वो शुभ अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। आगे की जो बातें बतला रहे हैं कि ग्रहाभिभूत पीड़ित, ग्रहों के द्वारा पीड़ित यदि हो जाए तो माने ग्रहों के द्वारा अभिभूत हो जाए तो वो पीड़ित कहलाएगा। और अति राशि अंश गो अति दीन, और शत्रु राशि अंश में चला जाए तो दीन कहलाएगा। फलस्तु पाप ग्रह वर्ग योगान, और पाप ग्रह के राशि में चला जाए तो खल कहलाएगा। नीचे अति भीतो, और अपनी नीच राशि में चला जाए तो डरा हुआ रहेगा। जो उच्च राशि में जाकर के मनपसंद जगह में जाकर के प्रसन्न था, वही यदि नीच घर में चला जाए, माने खराब जगह में चला जाए, जेल इत्यादि में चला जाए, तो वहां पर वो कैसे प्रसन्न रह सकता है। विकलो अस्त याता, और यदि ग्रह जो है अस्त हो जाता है तो अस्त की देखिए बहुत सारी परिभाषाएं हैं कुंडली में, या जहां पर भी आप देखते हैं तो सूर्य के 8 डिग्री 10 डिग्री आगे और 8-10 डिग्री पीछे, इस बीच में रहे अथवा सूर्य के साथ बैठ जाए तो अस्त कहलाता है। ऐसा इसका प्रायोगिक रूप से आप ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा जैसे जैसे सूर्य के आगे बढ़ता है वैसे वैसे तिथियां हम गिनते हैं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, क्योंकि सूर्य की किरणों से वो चमकता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। 180 डिग्री पे जाता है तो पूरा सूर्य का किरण उसको पड़ता है और वो पूर्णिमा कहलाती है और वो चांदनी रात होती है। इसीलिए अभी तक आपने ग्रहों की अवस्थाओं में भी पढ़ा कि भाई चंद्रमा जो है वो स्वच्छ है, सुंदर है, चपल है। जितने कवि अपने काव्य को लिखते हैं उसमें अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेमिका को अथवा किसी सुंदर वस्तु की कल्पना करनी है तो वो चंद्रमा के साथ उसका सामंजस्य बिठाते हैं कि चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमुखी कहते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि चंद्रमा इतना सुंदर ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है, जिससे पूरा साहित्य जगत अभिभूत है। साहित्य में कहीं भी आप चांदनी रात का वर्णन या जो भी बातें होती है, यह सब यहीं से हमारे ग्रहों से ही लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ग्रहों की अवस्था के बाद हम बात करेंगे तो ग्रहों की मैत्री। तो ग्रहों की मैत्री का विषय बहुत विस्तृत विषय है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए मैंने आपको पहले ही समझाया कि राशियां आपने बंटवारा देखा शुरू शुरू में ही, एक चित्र के माध्यम से मैंने समझाया था। तो उस राशियों के बंटवारों से ही आपको समझ में आ गया कि भाई सूर्य चंद्र राजा रानी है, उनका एक बेटा है बुध है, वो राजकुमार है। मंगल जो है उनका वो सेनापति है। बाद में के श्लोकों से भी वो बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद से उनका गुरु जो है वो बृहस्पति है, वो गुरु जी है। शुक्र जो है वो गुरु जी तो है लेकिन उनका गुरु नहीं है, उनके विरोधियों का गुरु। सूर्य और चंद्रमा जो राजा रानी है उनको विरोधियों का गुरु है शुक्र। और शनि जो है उन्हीं का बेटा है लेकिन वो नौकर है, दास है। तो अब यहाँ पर जो ग्रहों के मित्रामित्र की बात होगी, हमको कभी जीवन में रटना नहीं पड़ेगा। देखिए आप, मित्राण भानो कुज चंद्र जीवा, सूर्य के मित्र जो होते हैं कुज चंद्र और जीव। तो कोई भी राजा है वो सबसे पहले अपने सेनापति से कभी भी विद्रोह नहीं कर सकता, ना सेनापति उसका दुश्मन हो सकता है। अगर सेनापति दुश्मन हो गया, आज के टाइम में अगर सीएम जो है वो राजा है और जो सेक्रेटरियल होती है, सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट लेवल के सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर आईएएस होते हैं, उनमें अगर विरोध हो गया, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया, तब क्या हो जाएगा, राज्य का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा कि ये जो है मंगल उसका मित्र है, इसीलिए सूर्य ने उसको मंगल को मित्र बना लिया। दूसरा, सूर्य जो है क्षत्रिय है, राजा है, और मंगल जो है वो सेनापति है, वो भी क्षत्रिय है, तो दोनों आपस में मित्र हुए। चंद्र जो है वो रानी है, उसकी पत्नी कह लीजिए, प्रेमिका कह लीजिए, उससे क्यों दुश्मनी करेगा। और जीवा, बृहस्पति तो उसका गुरु जी है। तो आज गुरु जी, अभी प्रयागराज कुंभ की बात चल रही है, मैं जिस अवंतिका में महाकाल की नगरी उज्जैन से आप सभी से जुड़ा हुआ हूँ, इस उज्जैन में 12 साल में सिंहस्थ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। तो सिंहस्थ क्या है, सिंहस्थ वही तो है कि सिंह राशि में जब बृहस्पति आ जाए तो बृहस्पति एक राशि में 13 महीने घूमता है, 12 साल बाद फिर उस राशि में आना आना तय है, वो तो 12 राशियां हैं। लेकिन सूर्य तो हर साल सिंह में जाता है, लेकिन हर साल तो कुंभ नहीं लगता। कुंभ तभी लगेगा जब राजा के घर में गुरु जी आए हुए हैं, बृहस्पति आया हुआ है और उसी घर में राजा भी है। तो दोनों के मिलन से 1 महीने तक हम सिंहस्थ का नाम देते हैं
और उस समय शादी, मुंडन, मुहूर्त, ये सब गृह प्रवेश इत्यादि बंद हो जाता है और केवल वंदना होती है, देवताओं की पूजा होती है। क्योंकि राजा जो है वो कहता है कि उत्सव मत मनाओ, आप भोग विलासिता में मत पड़ो, हमारे यहाँ गुरु जी आए हुए हैं, गुरु जी की सेवा होनी चाहिए और गुरु जी को जो पसंद है वो कार्य होना चाहिए। तो गुरु जी को डीजे बनाना, बजाना, डांस करना थोड़ी पसंद है, गुरु जी को पसंद है भागवत, गुरु जी को पसंद है अच्छे कथाओं को सुनना, यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, ये सारी चीजें पसंद है। और ये आप देखिए 12 साल में एक बार उत्सव होता है। ठीक इसी तरह से प्रयाग में जो अभी कुंभ लगने जा रहा है, उसका भी बृहस्पति के ऊपर का ही असर है, सूर्य का ही असर है। ऐसे ही नासिक में, हरिद्वार में जहां भी कुंभ लगता है, तो सीधी सी बात है कि राजा कभी अपने गुरु जी से दुश्मनी नहीं ले सकता, राजा अपने सेनापति से कभी दुश्मनी नहीं ले सकता। और अपनी पत्नी को, या जब वो भी राजा ही है, चंद्रमा भी राजा है, तो दो राजा भी आपस में कभी दुश्मन नहीं हो सकते, इसीलिए इनको कहा ये मित्र है। अब इसके शत्रु कौन है? तो शीत और अर्की। सीधी सी बात है कि शीत जो है, शुक्र है, वो इसके विरोधियों का गुरु जी है। तो जब विरोधियों का गुरु जी है, तो विरोधी हमेशा विरोधी है, तो उसका गुरु भी विरोधी रहेगा, क्योंकि वो जाकर के कुछ ना कुछ इनको ज्ञान देगा। और अर्की जो शनि है, शनि विष्णु बिल्कुल दुश्मन है। क्यों? आपने अभी अभी देखा कि जैसे वो ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने घर में है और उसका बेटा उसी घर में नौकर रहता है सूर्यवंशम में। तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर राजा महाराजा सूर्य भगवान राजा है और उन्हीं के घर में उन्हीं का बेटा जो है वो क्या है, नौकर है। तो भाई वो दुश्मन ही होगा, वो उसका मित्र नहीं हो सकता। समान राजा और नौकर दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना आत्मसम्मान है। और ससिजा समाना, बुध जो है बेटा है, राजकुमार है, लेकिन बिगड़ैल है। तो बिगड़ैल बेटे को माथे पर तो नहीं बैठा सकता, लेकिन एकदम से त्याग भी नहीं सकता, इसीलिए कहा कि ठीक है ये समान है, ये दुश्मन नहीं है। चंद्रस्य मित्र, इसी तरह से चंद्रमा का मित्र आप देखिए, दिन नायक, दिन का नायक सूर्य। भाई चंद्रमा का भी सूर्य जो है वो मित्र ही रहेगा, उससे वो दुश्मनी नहीं ले सकता। और ग्रह जो बुध है, तो देखिए लड़का कितना भी बिगड़ैल हो, उसकी माता उसकी कभी सुनती नहीं है। दुनिया कह दे कि भाई तुम्हारा बेटा बिगड़ चुका है, लेकिन उसकी माँ कहेगी नहीं अभी इतना भी नहीं बिगड़ा, मैं समझाऊंगी। तो उसको अभी भी आशा है, तो इसीलिए उसको कहा कि नहीं मेरा बेटा तो ठीक है। फिर सम में कहा कि गुरु, क्योंकि अब उसके राजा जो है सूर्य उसको मित्र मानते हैं, तो वो दुश्मन तो नहीं मान सकता, तो इसीलिए उनको सम बना दिया, मंगल को भी सम बना दिया। और असित असिताहा स्युहु, असित जो है वो शनि और सित, ये उसके जो है ये शत्रु हो गए। आरस्य मित्राणि रविंदु जीवा, इसी तरह से आप देखिए श्लोक का अर्थ मैं यहाँ पर पूरा ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, हमें और भी विषय पे बात करनी है। लेकिन जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ठीक इसी तरह से आप एक टेबल लिख लीजिए और उसमें देखिए कि आखिर क्या कारण है कि इनको मित्र और शत्रु में इस तरह से रखा गया है। तो उनका स्वभाव और गुणधर्म, उनका स्वरूप, उनकी प्रकृति, उनका विचार, जब आप उनको पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा इस पे आनंद आएगा और आप इनको समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए कि ग्रहों की जाति एवं रस, ग्रहों की अपनी जाति होती है। तो विप्र शुक्र गुरु, ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मणों के कर्ता जो है शुक्र और गुरु है। अच्छा, ये क्यों क्यों बतला रहे हैं, ये सब बातें क्यों बतला रहे हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इसके प्रयोजन पर भी हम बात करेंगे। तो कहा कि क्षत्रिय कुजारको, कुज और अर्क, सूर्य और मंगल जो है ये क्षत्रिय है। शूद्र इंदुज, और इंदुज जो बुध है वो शूद्र है। और इंदुर वैश्य, चंद्रमा जो है वैश्य है। और यहाँ पर लिखा है स्मृतौ मलेक्षौ सैनिकेय शनैश्चरौ, और मलेक्ष जो है सैनिके मने राहु और शनैश्चर, ये मलेच्छ जाति के हैं, माने शूद्र से भी नीची जाति के अंतर्गत आते हैं। अब इसका कारण ये है कि इन ग्रहों से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो उसी वर्ण के हिसाब से करना है। कई बार कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इस तरह के संस्थाएं हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बोले ये सब जाति विशेष के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा बनाया हुआ। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जाति व्यवस्था जो है, इस सृष्टि प्रक्रिया को जब आप पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, वो कर्म आधारित जो है वो अनादिकाल से चली आ रही है। कर्म आधारित तो ठीक है, जन्म आधारित भी जाति व्यवस्था है। उसका कारण है कि
ग्रहों में जब वर्ण व्यवस्था है, अच्छा मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो अभी मैं आगे और आपको इसको और ज्यादा स्पष्ट करूंगा। पेड़ पौधों में भी, पशु पक्षियों में भी, पेड़ पौधों में आप चंदन को ब्राह्मण देखते हैं, शीशम इत्यादि जो पेड़ है ये सब क्षत्रिय हैं, बबूल इत्यादि जो है ये शूद्र हैं, और ये यूकेलिप्टस इत्यादि जो बिजनेस के पेड़ है, बांस इत्यादि ये सब वैश्य हैं। पशुओं में भी गाय जो है वो ब्राह्मण है, शेर इत्यादि क्षत्रिय है, और भी पशु हैं जिनको हम वैश्य और शूद्र, जो खच्चर इत्यादि होते हैं, आपका खर्चा चलाते हैं, आप कमाई करते हैं उनसे, वैश्य। तो इसी प्रकार से हर जगह वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ है, हमने और आपने कुछ नहीं बनाया है। इसके बाद से यहाँ पर देखिए कि कुजार्को कटिको जीवो, कुज और अर्क सूर्य जो है इनके जो है कटु रस होता है, और जीवो मधुर, और बृहस्पति का जो रस है वो मीठा है। तुवरो बुध, और तुवर रस जो कसाय कहते हैं हम उसको, ये बुध का है। क्षार और अम्ल, ये चंद्र और भृगुज दोनों का क्षार और अम्ल है। और तीखा जो है सर्पार्क नंदनौ, माने शनि और राहु, इनका जो है तीखा रस है। तो इन रसों से संबंधित आजीविका हो, चाहे वाणी हो, चाहे विलासिता हो, चाहे जीवन में आप जो कार्य इनसे संबंधित करना चाहते हैं, भोजन इत्यादि से संबंधित करना चाहते हैं। कोई जातक है कि भाई मुझे तो रेस्टोरेंट खोलना है, तो रेस्टोरेंट खोलना है, उसका बृहस्पति अगर बलवान है तो उसको तीखा आइटम बेचने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसको मिठाई की दुकान खुलवा दीजिए, उसको स्वीट शॉप खुलवा दीजिए। जहां भी इन इन रसों का और इन सब वस्तुओं का जो स्वरूप है, ये इसीलिए बतलाया जा रहा है कि इनकी उपयोगिता भी इसी प्रकार की हमारे दैनिक जीवन में है। यहां पर देखिए कि ग्रहों के कारकत्व, तो कहा कि अवनीशो दिनमणि तपस्वी रोहिणी प्रिय। अवनीश कहते हैं राजा को, राजा जो है वो दिनमणि है, सूर्य है, और तपस्वी जो है वो चंद्रमा है। स्वर्णकार क्षिते पुत्रो, और स्वर्णकार जो सुनार कहते हैं हम, सोनी कहते हैं, ये मंगल है। और ब्राह्मणों रोहिणी भव, और ब्राह्मणों का कारक बुध है। वणिक गुरु, और वणिक जो है उनका कारक बृहस्पति है। कविन वैश्यो, और वैश्य जो है वो शुक्र है। वृषल सूर्य नंदन, और वृषल जो है माने इतर जाति का जो कहते हैं हम कि भाई वर्ण संकर टाइप का हम कह लें कि वो शनि है। और सैनिकेयो निषादश्च सर्व कार्येषु सम्मतः, निषाद जाति का जो है वो राहु। तो इनका कारक क्यों है? इसका कारक इसलिए है कि यदि सूर्य खराब है, सूर्य नीच अवस्था में जा रहा है गोचर में या कुंडली में, तो वो क्या करेगा कि जो राजा लोग हैं, जो अपने आज के टाइम में विधायक कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, ग्राम प्रधान कह लीजिए, इन सभी को तकलीफ देगा, दुख देगा। तपस्वियों को तकलीफ दे सकता है चंद्रमा। चंद्रमा कब ये होगा? जब उस पर ग्रहण लगता है, जब ये होती है, इसीलिए उस समय दान पुण्य की अधिकता बढ़ जाती है। मंगल यदि खराब है गोचर में या कुंडली में, तो स्वर्णकार जो लोग हैं, माने गोल्ड रिलेटेड आभूषण ज्वेलरी से संबंधित जो कार्य करने वाले लोग हैं, भले वो बेचने वाले हो, बनाने वाले हो, उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाले हो। देखिए यहाँ पर शास्त्रों की जो बातें हैं, ऋषियों ने स्वर्णकार शब्द कह दिया, तो स्वर्णकार से आपको ये भी समझ लेना है कि गोल्ड लोन की भी बात हो रही है, गोल्ड के बनाने की भी बात हो रही है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की भी बात हो रही है। और जो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड से संबंधित पैसे का इन्वेस्ट आप करते हैं, वहां पर भी इन सारे नियमों और इनको लेकर के और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनके कारक होते हैं। यहां पर कहा कि ग्रहों के स्त्री पुरुष एवं कालगुण, तो जीव मंगल मार्तंडान वदंती पुरुषान बुधा। पुरुष ग्रह बतलाते हैं बुध लोग, विद्वान लोग बतलाते हैं किसको? तो जीव मंगल, जीव कहते हैं बृहस्पति को, मंगल और मार्तंड कहते हैं सूर्य को। ये तीनों जो है पुरुष ग्रह हैं। और सोम सोमज मंदाही भृगु पुत्रांश योषित, योषित कहते हैं लेडीज को, स्त्री को। तो सोम है और बुध है और मंद है,
माने शनि है, और भृगुपुत्र माने शुक्र है, ये सब ये है योषित है, माने नारी ग्रह, स्त्री ग्रह। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि काल बल के बारे में बतला रहे हैं कि नवग्रह में ये कौन से समय में एक्चुअल में बलवान होते हैं। तो कहा कि प्रभातम इंदुज गुरु, प्रभातम इंदुज गुरु, मध्यान्हम रवि भूमिजौ, अपराह्नम भार्गवेंदु, संध्याम मंद भुजंग बहु। यहाँ पर देखिए कि प्रभातम इंदुज गुरु, इंदुज और गुरु, इंदुज कहते हैं बुध को, और प्रभात माने प्रभात के समय में, प्रातः काल में बुध और गुरु ये बलवान होते हैं। मध्यान्हम रवि भूमिजौ, यहाँ पर देखिए सूर्य और मंगल ये कब बलवान होते हैं, तो कहा कि मध्यान्ह काल में। तो मध्यान्ह काल में ही ये क्यों बलवान होते हैं, इस पर थोड़ा सा जब आप विचार करेंगे तो भगवान पराशर अपने ग्रंथ में कहते हैं कि रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः। आपने यदि थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया हो, जो मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की, पढ़ाया, तो भगवान जो हैं ये पराशर का मत है कि सूर्य के अवतार भगवान राम हुए और चंद्र के अवतार भगवान कृष्ण हुए। तो सूर्य के अवतार यदि भगवान राम हैं, तो यहाँ पर देखिए कि मध्याह्न में ही बलवान कौन हो रहा है, सूर्य। तो इसका मतलब है कि भगवान राम का जब आगमन होता है, अवतार होता है, तो वो भी कब होता है, दोपहर को ही होता है। इसीलिए दोपहर को होता है क्योंकि भगवान राम सूर्य के ही अवतार थे, इसीलिए उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। नहीं तो रामनवमी आप दोपहर को मनाते हैं, आप शाम को क्यों नहीं मना लेते हैं? क्यों? क्योंकि उसी समय सूर्य बलवान होता है, और सूर्य के बलवान होने के कारण दोपहर को ही भगवान राम का जन्म होता है। इसी तरह से चंद्रमा जो है वो बलवान होता है कब, संध्या को। यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रभात मने प्रभात की बेला में, और चंद्र प्रभात का बेला जो है हम मध्य रात्रि के बाद मान लेते हैं कि भाई ज्योतिष की गणनाओं में जब ये लंका या मर्धरात्रि का महोरात्र इत्यादि का साधन होता है तो मध्य रात्रि कालिक ग्रह ही हम बनाते हैं। तो मध्य रात्रि कालिक जो है, इसका मतलब है कि चंद्रमा उसी समय का कारक है, और इसीलिए चंद्रमा के ही अवतार भगवान कृष्ण थे, और मध्य रात्रि में हम उनका आगमन मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्शन है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अपराह्नम भार्गवेंदु, और ये अपराह्न में, सायंकाल में, ये दोपहर के मने ये होते हैं बलवान। और मंद भुजंग बहु, भुजंग कहते हैं राहु को, मंद कहते हैं शनि को, ये संध्या के समय बलवान होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर ग्रहों की दृष्टि पर कुछ समत तृतीय नव एक थोड़ा सा ये हो गया है, मैं एक बार कर लेता हूँ ना। यहाँ पर जो श्लोक मैं पढ़ रहा था वो था कि दशम तृतीय नव पंचमे च चतुर्थाष्टमे कलत्रम च पश्यन्ति पाद दृष्टिया फलानि चैव प्रयक्षन्ति। तो ये तो हमें पता है कि ग्रहों की दृष्टि जो है वो सब समान रूप से किस प्रकार से होती है, कि सभी ग्रह जो है 3-10 को, 4-8 को और 5-9 को, एक पाद और द्विपाद और पूर्ण दृष्टि से सप्तम को देखते हैं, 3 पाद से, और चौथे दृष्टि से सभी ग्रह को देखते हैं। तो ये इनकी दृष्टियों का फल है। उसमें विशेष दृष्टि जो है, कहा कि पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः। तो शनि जो है वो त्रिदश त्रिकोण चतुरष्ट मान, 3 और 10, त्रिकोण 5 और 9, 4 और 8 चतुरष्ट मान, ये माने शनि की, मंगल की और गुरु की विशेष दृष्टियां होती हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रहों की दिशाओं को लेकर, कि ग्रहों की दिशाएं, वास्तुशास्त्र का जो पूरा मूल है वो इसी एक श्लोक में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि प्राच्या दिशा रविसित कुजराहु तमेन्दु सौम्य वाक्पतय। पूर्व इत्यादि दिशाओं के स्वामी क्रम से, प्राच्य मने पूर्व इत्यादि दिशाओं के स्वामी क्रम से, रवि मने पूर्व दिशा का स्वामी रवि होता है,
अग्निकोण का स्वामी शुक्र होता है शीत, दक्षिण का मंगल, और नैऋत्य का राहु, और पश्चिम का शनि, और सौम्य उत्तर दिशा का वायव्य कोण का इंदु, और सौम्य उत्तर दिशा का और ईशान कोणा का वाकपति माने बृहस्पति। अब इसी पर पूरा वास्तु आधार मूल छिपा हुआ है। आप देखेंगे जब इसको समझ पाएंगे कि जो भी जो भी समझने का प्रयास करेंगे तो वास्तु शास्त्र में आप देखिए कि किचन आप कहाँ बनाने को कहते हैं। किचन आप बनाने को कहते हैं अग्निकोण में। क्यों? क्योंकि अग्निकोण शुक्र का दिशा है। और मैंने शुक्र से संबंधित आपको सारी जानकारी बताई कि भोग विलासिता, भौतिक सुख संसाधन, खान पान, इन सब का कारक शुक्र है। इसीलिए शुक्र की दिशा में अग्निकोण में हम किचन बनाते हैं। आप ईशान कोण में मंदिर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ईशान कोण बृहस्पति का कारक है, और देवताओं के गुरु बृहस्पति, यदि घर में आप मंदिर बनाएंगे तो बृहस्पति का होना निश्चित रूप से आवश्यक है कि बृहस्पति की दिशा में ही आपको पूजा करके सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से आप ईशान कोण में क्या बनाते हैं? जल का टैंक बनाते हैं। तो जल का टैंक वहां क्यों बनाते हैं? क्योंकि ईशाने महारुद्र, ईशान में महारुद्र है, और महारुद्र को किससे प्रसन्न करना है? आप सोमनाथ की नगरी में बैठे हैं, मैं महाकाल की नगरी में बैठा हूं, तो ये दोनों प्रसन्न कैसे होते हैं? तो शिवधारा, जलधारा शिव प्रिय, जलधारा से ही शिव प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये सारे आपस में कनेक्शन है, और वास्तु के सारे नियम और सब कुछ यहीं से उत्पन्न हुए। इसी एक श्लोक से आप देख पाएंगे। नीचे उन्होंने कह दिया है पापग्रह और शुभग्रह, वो हम बात कर चुके हैं। मुझे लगता है समय हो चुका है। समय की अपनी मर्यादा है। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं और ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो कालातीत काल को हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं। जो समय दिया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा, उस 1 घंटे के समय में मैंने अपनी बात को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। और मुझे लगता है ये व्याख्यान बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसका पीपीटी भी मैं आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा, मैं आदरणीय मैम को भेज दूंगा। और इसमें जो कुछ भी बातें मैंने बतलाई हैं, यदि इसमें कुछ गलती रह गई हो तो वो मेरी अपनी होगी, और कुछ अच्छाई आपको समझ में आई हो तो मेरे गुरुओं को, मेरे माता पिता का दिया हुआ ये है जो मैंने आपको साथ साझा किया है। और आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग बात भी कर सकते हैं, जैसा आदरणीय मैम का आदेश हो।